वेलकम एवरीवन टू टुडेज सेशन। लर्नर्स, आज का जो सेशन हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक मेन पार्ट होता है। यानी कोई भी सेंटेंस है जो हम बनाते हैं तो बिना वर्ब के कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस जनरली नहीं बनता है। तो वर्ब जो है क्या होता है, वर्ब्स के बारे में जानें। वर्ब्स आर द एक्शन शोइंग वर्ड्स। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच। यानी ये एक जरूरी पार्ट ऑफ स्पीच है। इट रेफर्स टू ऑल एक्शंस इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो हर तरह के एक्शंस हैं और वो एक्शंस भी इसमें हैं जो हमारी फीलिंग्स यानी भावनाओं से और इमोशन से भी जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वॉक, टॉक, चलना, बातें करना, वॉच देखना, सुनना, आना जाना, ये सभी क्या है, वर्ब्स हैं। तो वर्ब्स किसी भी सेंटेंस में जो है हम कह सकते हैं कि एक्शन जो होता है उसको दिखाते हैं। हिंदी में वर्ब को क्रिया कहा जाता है। तो देखिए, अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कुछ टाइप्स। तो वर्ब्स के टाइप्स देखते हैं। जो वर्ब हमने देखा एक्शन शोइंग वर्ड होते हैं वो वर्ब होते हैं और ये किस से बिलोंग करता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, उनमें से वर्ब एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। तो देखिए, जनरली हम वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक तो होती है आपकी फाइनाइट वर्ब और दूसरी होती है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब। एक तो हम बात करें किसकी, फाइनाइट वर्ब की, और दूसरी जो हमारी होती है वो कौन सी वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हम बात कर रहे हैं। फाइनाइट जो वर्ब है नाम से पता चल रहा है लिमिटेड होती है। नॉन फाइनाइट जो फंक्शन अनलिमिटेड फंक्शन करती है। फाइनाइट वर्ब जनरली लिमिटेड इसलिए कहते हैं इसको, ये चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट। इसे फाइनाइट वर्ब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी भी जो हम कह सकते हैं कि ये टेंस के अकॉर्डिंग भी बदलती है। अगर टेंस चेंज होता है हमारा तो ये टेंस के अकॉर्डिंग बदलती है। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी इसमें चेंज आता है। इसे नॉन फाइनाइट वर्ब इसे कहते हैं क्योंकि ये जो वर्ब है ये चेंज नहीं होती टेंस या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी इस पे टेंस या सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। देखिए, यानी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या टेंस कंट्रोल ना कर सके जिस वर्ब पे, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे फाइनाइट वर्ब। तो हमने देखा ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग बदले। तो देखिए, जनरली पोजीशन क्या होती है फाइनाइट वर्ब की और नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो फाइनाइट वर्ब जनरली देखिए स्टूडेंट सब्जेक्ट के तुरंत बाद मिलती है, ये हमें ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जनरली जो वर्ब मिलती है वो फाइनाइट होती है और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती है। जैसे हमने ही के साथ किया राइट्स, तो उसी टेंस में अगर हम करेंगे तो आई के साथ वो राइट होगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर ही है तो राइट्स है, आई प्लूरल सेंस में हो जाता है तो राइट है, राइट्स नहीं है। यानी वर्ब आई के साथ प्लूरल लगी है, ही के साथ सिंगुलर लगी है। लेकिन जो हम बात करते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब, वो जनरली सब्जेक्ट का या टेंस का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ही मेड मी लाफ, आई मेड हिम लाफ, बदल रहा है आपका सब्जेक्ट लेकिन लाफ पे, इस वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो जनरली जो फाइनाइट वर्ब होती है उस सब्जेक्ट के तुरंत बाद होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब जनरली ऑब्जेक्ट के बाद होती है। उसकी जो प्लेसिंग होती है वो सब्जेक्ट के तौर भी हो सकती है। तो वो हमें देखना है कि जो कुछ रूल्स हैं हम डिस्कस करेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स के, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स हैं उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, आगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो फाइनाइट वर्ब 2 तरह की होती है, एक तो मेन वर्ब, एक तो होती है मेन वर्ब जिसको मुख्य क्रिया कहते हैं, दूसरी ऑक्सिलरी जिसको सहायक क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब यानी किसी भी सेंटेंस में वर्ब्स होती है वो मेन ही होती हैं जो फंक्शन करती है। लेकिन वर्ब्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो मेन वर्ब्स होती है वो कौन सी वर्ब होती है, मुख्य जो क्रिया होती है वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है ट्रांजिटिव यानी सकर्मक, और एक इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है हिंदी में अगर देखें, जिस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट साथ में होता है, जैसे ट्रांजिटिव सकर्मक यानी कर्म के साथ, यानी जिस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट मिलता है वो ट्रांजिटिव है। जिस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट ना मिले तो वो इंट्रांजिटिव है। ऑब्जेक्ट का मतलब है वो कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे ही राइट्स अ लेटर,
तो वो लिखता है एक पत्र। क्या लिखता है एक पत्र? तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? लेटर है। आई राइट ए लेटर में क्या लिखता हूँ? एक पत्र लिखता हूँ। तो ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में होता है वर्ब के बाद, वो एक सकर्मक क्रिया, जो वर्ब ऑब्जेक्ट को लेती है, जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है नाउन या प्रोनाउन के तौर पे, तो जनरली वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। लेकिन जो वर्ब ऑब्जेक्ट ना ले और वर्ब के बाद कोई एडवर्ब आ जाए या एडवर्ब फ्रेज आ जाए या कोई एडजेक्टिव आता है जनरली, तो वो एक ट्रांजिटिव नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी अकर्मक क्रिया। जनरली उसमें जवाब आपको मिलता है, ट्रांजिटिव वर्ब में आपको जवाब मिलता है ही राइट्स ए लेटर, वो लिखता है। क्या लिखता है? एक पत्र। लेकिन यहाँ पे आपको जवाब मिलता है कब, कैसे, क्यों। ही वॉक्स फास्ट, वो कैसे चलता है? तेज चलता है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जनरली यहाँ पे जो एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज या कोई भी एडजेक्टिव फ्रेज वगैरह एडजेक्टिव आपको जनरली देखने को मिलता है। तो ये हमने जाना अबाउट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में जाना, जो कि मेन वर्ब्स के पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, जो मेन वर्ब्स में हमने देखा, ऑक्सिलरी में देखें, ऑक्सिलरी भी दो तरह की होती है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है और एक होती है सेकेंडरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में देखिए इसके तीन होते हैं हमारे पास, टू बी, टू डू, टू हैव। टू बी का मतलब प्रेजेंट में इज एम आर, पास में वोज वर, और ये बी बिंग बी मिक्स जो है हो सकती है ऑक्सिलरी वर्ब। टू डू में आता है डू डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में, और टू हैव में हैज हैव आता है प्रेजेंट में, हैड किस में आता है? पास्ट में। तो ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी जो हम कह सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी ऑक्सिलरी की बात करें तो जितने मोडाल्स होते हैं आपके, शेल, विल, कैन, कुड वगैरह, तो ये सारे मोडाल्स होते हैं आपके, ये किस में आते हैं? सेकेंडरी ऑक्सिलरी में आते हैं। तो इनके बिना काम चल सकता है। मीन्स जो सेकेंडरी ऑक्सिलरी का मतलब है, ये सेंटेंस में एक एडिशनल काम करते हैं, लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी इंपॉर्टेंट जरूरी होती है, उनके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो देखा हमने ऑक्सिलरी के बारे में किया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में किया। अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट से हमने देख लिया कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। फाइनाइट वर्ब्स में हम इतना ही देखेंगे इसमें। आगे देखिए, नॉन फाइनाइट को हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है वो हमने देख लिया कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसी होती है, जो सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो होती है जेरेंट, एक होता है इन्फिनेटिव, और एक होता है पार्टिसिपल। देखिए ये स्टार्ट हो जाता है हमारा 9th-10th क्लास से, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जेरेंड का स्ट्रक्चर होता है पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करता है। देखिए तीन हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब है, जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। पहले हम डिस्कस करेंगे जेरेंड के बारे में। तो जेरेंड क्या है जानिए, स्ट्रक्चर क्या होता है जेरेंड का? पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फंक्शन किसका करता है? नाउन का। सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करता है। एग्जाम्पल देखिए, राइटिंग इज इन इंग्लिश इज ईजी, इंग्लिश में लिखना आसान है। तो राइटिंग क्या इंग्लिश में क्या है? आसान। तो राइटिंग इन इंग्लिश इज ईजी। तो देखिए ये जो राइटिंग वर्ड है आपका क्या है? एक नॉन फाइनाइट में किसका? नॉन फाइनाइट में है जेरेंट, यानी राइटिंग जब पहली फॉर्म के साथ आईएनजी होता है तो जनरली वो या तो जेरेंट होता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन जब वो जनरली नाउन की तरह काम करे तो वो जेरेंट होता है, यानी जेरेंट नाउन की तरह करता है काम। आई डिसलाइक टेलिंग लाई, मुझे पसंद नहीं है झूठ बोलना। तो मुझे क्या पसंद नहीं है? झूठ बोलना। क्या इंग्लिश में ईजी है लिखना। तो इस तरह से क्या का जवाब मिलता है, नाउन तो हमें पता है कि क्या का जवाब जनरली देता है। तो जेरेंट होता है जब आईएनजी फॉर्म क्या का हमें क्वेश्चन पुट करती है, तो आईएनजी होता है, वो जेरेंट होता है। सेकंड देखिए इन्फिनिट्यूज। इन्फिनिट्यूज जो होते हैं किसी भी सेंटेंस में, वो दो तरह के होते हैं, एक तो बेयर इन्फिनिटिव और एक टू इन्फिनिटिव। दो है हमारे पास। बेयर इन्फिनिटिव यानी विदाउट टू, यानी पहली फॉर्म। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? पहली फॉर्म, और टू इन्फिनिटिव का टू के साथ पहली फॉर्म। यानी हम कह सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स होती है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, फिर बेयर इन्फिनिटिव आता है या टू इन्फिनिटिव आता है। जैसे आई मेड हर स्माइल, तो देखिए यहाँ पे एक वर्ब आई है फाइनाइट वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो यहाँ पे जो पहली फॉर्म है विदाउट टू के, ये क्या है आपका? बेयर इन्फिनिटिव है। यानी बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है पहली फॉर्म, लेकिन किसके तौर पे? नॉन फाइनाइट के तौर पे। देखिए ये अगर यहाँ पे पहली फॉर्म होती वो नहीं है, ये लास्ट में जो है ऑब्जेक्ट के बाद स्माइल, तो ये बेयर इन्फिनिटिव है। ही वांट्स टू स्माइल,
तो ये एक वर्ब है आपकी, फाइनाइट वर्ब है। इसके बाद यहाँ पे टू स्माइल है, तो ये क्या है, टू इन्फिनेटिव है। हम इनके रूल देखेंगे कि कहाँ पे हमें बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, कहाँ टू इन्फिनेटिव। यहाँ पे जस्ट आपको समझना है कि बेयर और टू इन्फिनेटिव होते क्या हैं। देखिए हमने इन्फिनेटिव दो किए, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव, हम इनके रूल जानेंगे। जैसे जेरेंड के हमने आईएनजी फॉर्म देखा, तो इसके रूल भी जानेंगे। अब हम पार्टिसिपल को भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं थोड़ा। पार्टिसिपल क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। किसी भी सेंटेंस में या तो वर्ब का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। इसके दो फंक्शन होते हैं पार्टिसिपल के, या तो किसका काम करते हैं, वर्ब का, वर्ब होते हैं, या किसी एडजेक्टिव का काम करते हैं पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। तो मैंने पहले बताया आपको, पार्टिसिपल जनरली वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैं क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ का सेंस में आईएनजी आता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अकेले क्या का मतलब आए तो जेरेंड होता है। ही वेंट देयर फॉर लर्निंग, हो गया क्या करने के लिए। तो जब भी हम बात करते हैं कोई भी प्रेपोजिशन के बाद भी जनरली आईएनजी होता है। तो इस तरह से जो वर्ड्स हम देखते हैं वो आपके जनरली हम बात कर लेते हैं कि आईएनजी फॉर्म जो जनरली वो या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, या फिर क्या होती है हमारी, जेरेंड होती है। लेकिन जनरली जो प्रेपोजिशंस के बाद की हम बात कर रहे हैं वो जनरली जेरेंड होता है। जैसे ही वेंट फॉर देयर लर्निंग, क्या करने के लिए गया वो, तो लर्निंग करने के लिए गया। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का नहीं है, जेरेंड का है। तो ये यहाँ पे मिस्टेकनली पुट हो गया। तो हमें ध्यान रखना है ये किसका एग्जाम्पल है, जेरेंड का है। एडजेक्टिव के तौर पे जब भी हम यूज करते हैं आईएनजी का, जैसे ये वर्ब था यहाँ पे आई एम टीचिंग, में क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। एडजेक्टिव के तौर पे आप लिख सकते हो जैसे स्लीपिंग या डांसिंग बॉय, क्या करता हुआ लड़का, डांस करता हुआ। राइजिंग सन, क्या निकलता हुआ सूर्य। तो इस तरह से जब भी आईएनजी के साथ कोई वर्ड होती है, उसके साथ कोई नाउन लग जाता है, तो जनरली वो एडजेक्टिव का काम करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे अभी इसको कि पार्टिसिपल कहाँ एडजेक्टिव का काम करता है, कहाँ वर्ब का काम करता है। फिर देखिए हम पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर होता है, यानी इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का आईएनजी वर्ब के साथ, ये वर्ब थर्ड होता है। ये भी एडजेक्टिव वर्ब दोनों का काम करता है। जैसे दिस इज अ रोटन एप्पल, तो रोटन एप्पल एक नाउन है, नाउन की विशेषता बताइए रोटन। वर्ब थर्ड की तरफ में देखिए, तो वर्ब थर्ड है ये रोटन। तो रोटन एप्पल, यहाँ पे रोटन वर्ब थर्ड किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। ऐसे ही बॉइल्ड एग, उबला होंडा, तो एग की जो वर्ब थर्ड यहाँ पे लग रही है, एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। आई वो चिटेड, मैं, मुझे मेरे से धोखा हुआ, ये एक वर्ब का काम कर रहा है। पैसिव वॉइस केस में भी यूज होता है ये, या एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है, दोनों ही इसमें इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये मैं देखने के पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड। दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के। एक्टिव में हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, पैसिव में हैविंग प्लस वीन प्लस वर्ब थर्ड, और पीछे इसके बाद जनरली जो कॉमा लगने के बाद सेकंड क्लोज में वर्ब सेकंड आएगी। दोनों में ध्यान रखना है आपको, सेकंड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो जनरली देखिए एग्जांपल के तौर पे, हैविंग पेड माय फीस आई अटेंडेड द क्लासेज। तो हैविंग के साथ वर्ब थर्ड है, आई अटेंडेड यानी सेकंड फॉर्म है। जनरली पहली क्लोज में अगर हैविंग प्लस वर्ब थर्ड है, सेकंड क्लोज में वर्ब सेकंड मिलती है, ध्यान रखना है अच्छे से। और पैसिव वॉइस में हैविंग के साथ बीन प्लस वर्ब थर्ड होता है। तो ये जाना हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के स्ट्रक्चर्स के बारे में, और कुछ हमने देखा कि ये फंक्शन किस तरह के करते हैं। अब हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले इन्फिनेटिव्स को कर लेते हैं कि इन्फिनेटिव दो तरह के होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव जो है वो सेंटेंस में हमें देखेंगे कि क्या काम उसके कहाँ कहाँ यूज होता है, रूल्स देखेंगे, और ऐसे ही फिर हम टू इन्फिनेटिव देखेंगे। तो बेयर इन्फिनेटिव का देखिए सबसे पहले, कहाँ बेयर इन्फिनेटिव में पहली फॉर्म यूज होती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वाली पहली फॉर्म नहीं, जो सेकंड वर्ब आती है किसी सेंटेंस में, वो होती है आपके बेयर इन्फिनेटिव। जैसे सी मेड मी लाफ, ये कुछ वर्ड देखिए आफ्टर द वर्ब्स लेट, मेक और बट, इंपॉर्टेंट है। लेट के बाद, जब मेक के बाद, बट के बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है। सी मेड मी लर्न इंग्लिश, तो मेक मेड के बाद एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे वर्ब फर्स्ट, ये वर्ब फर्स्ट है, ये फाइनाइट वर्ब नहीं, नॉन फाइनाइट में क्या है आपका, ये बेयर इन्फिनेटिव है। इसी तरह से तीन याद रखने हैं आपको, लेट, मेक, और मेक से मेड कोई भी हो, सभी के साथ पहली फॉर्म आती है। आफ्टर कौन कौन से वर्ड हमें ध्यान रखना है, नो सूनर डिड, वुड रादर, हैड बेटर, इन सभी के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है नॉन बेयर इन्फिनेटिव के बारे में। आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरी, जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी है, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, सभी के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव है ये। आफ्टर सम प्रेपोजिशंस,
वैसे तो प्रेपोजिशंस के साथ हम जेरेंड यूज करते हैं, लेकिन कुछ प्रेपोजिशन देखिए एक्सेप्ट या बट है, उनके साथ जनरली पहली फॉर्म यानी बेयर इन्फिनिटिव का यूज होता है। हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने, क्योंकि एक्सेप्शन अपवाद है ये, ठीक है। आफ्टर सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ध्यान रखनी है, जैसे बिड, बैड की बिड की सेकंड फॉर्म क्या है, बैड। वॉच, सी, हियर, फील, इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है जनरली, तो यहाँ पे हमेशा पहली फॉर्म भी यूज हो सकती है, ध्यान रखना है, और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। यहाँ पे वेर इन्फिनिटिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों अलाउड है। आप ये भी लिख सकते हो आई बैड हिम कमिंग, ठीक है। जनरली बैड के साथ तो हम यूज ही करते हैं फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन जो वॉच है, ये देखिए बैड या बिड के साथ तो हम पहली फॉर्म यूज करेंगे हमेशा, लेकिन हमारे सेंस ऑर्गन देखिए वॉच, सी, हियर या फील, हमारे जो ऑर्गन से जुड़े हैं, फील महसूस करना, वॉच देखना, वहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद आप पहली फॉर्म भी लगा सकते हो, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी भी। आप ये भी कह सकते हो आई वॉज्ड हिम कमिंग या आई वॉज्ड हिम कम, ये दोनों ही सही रहते हैं जनरली किसी भी सेंटेंस में। तो देखिए कुछ बेयर इन्फिनिटिव के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। अभी हम कर सकते हैं टू इन्फिनिटिव के कुछ पॉइंट्स हैं। कहाँ टू इन्फिनिटिव लगाना है हमें, तो पहला ही पॉइंट देखिए, कुछ वर्ब्स हैं जैसे वांट, एग्री, डिजर्व, फॉरगेट, इंटेंड टू, लाइक टू, नीड टू, मैनेज टू, होप टू, लर्न टू, डिसाइड टू, रिफ्यूज, विश टू, सिम, ये है रिमेंबर टू। तो ये कुछ वर्ब्स में ध्यान रखने से जनरली पहली फॉर्म के साथ टू लगता है। आई वॉन्ट तो टू प्लस फर्स्ट, आई विश टू प्लस, इस तरह से जो वर्ड हैं ये ऊपर वाला ध्यान रखने में कुछ, खासकर जो मेन वर्ब्स इसमें ये है, वॉन्ट है या फॉरगेट है, इंटेंड है, लाइक है। जनरली लाइक के साथ जनरली पहली फॉर्म टू के साथ लगती है, लेकिन डिसलाइक के साथ जनरली जनरली आईएनजी लगता है। दूसरा सेक्टर टू के साथ पहली फॉर्म होती है टू प्लस एडजेक्टिव। देखो टू प्लस एडजेक्टिव है तो इसके बाद जनरली जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। टू प्लस एडजेक्टिव यानी टू लेजी, बहुत लेजी, कि वो सीखना भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, वो इतना लेजी है कि सीखना स्टार्ट करने में बहुत लेजी है। ऐसे ही इनफ प्लस टू प्लस फर्स्ट भी होता है। इनफ देखिए, इनफ से पहले में से जो एडजेक्टिव है, इसके बाद टू प्लस फर्स्ट आता है। टू के एडजेक्टिव बाद में आता है, फिर टू प्लस फर्स्ट, जबकि इनफ के पहले एडजेक्टिव आता है, फिर टू प्लस फर्स्ट। थोड़ा सा इस वेरिएशन को हमें ढंग से याद रखना है। आफ्टर एडजेक्टिव कुछ है, हैप्पी, एंग्री, ग्लैड, इजी, डिफिकल्ट, सैड, सॉरी, ये जितने भी वर्ड है ना, हैप्पी, एंग्री, ग्लैड, डिफिकल्ट, इन सब के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगता है। जैसे आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम हैप्पी टू सी यू, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉश, इट इज़ डिफिकल्ट टू सेल। ऐसे आफ्टर द जितने भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जनरली इनके साथ भी टू प्लस फर्स्ट आता है। यू आर द लास्ट टू कम हेयर, यू द फर्स्ट टू कम हेयर। WH फैमिली जितनी भी आए, जैसे आई नो हाउ टू स्विम, आई नो व्हाट टू डू, ये सब आते हैं आपके WH फैमिली में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में, ध्यान रखना है। देखिए हमने किया बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव के बारे में। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड। जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों आईएनजी फॉर्म है, तो देखिए इनके डिफरेंट जो यूज हम करेंगे। पहले हम जेरेंड की बात करते हैं। जेरेंड नाउन का काम करता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब या एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। तो कहाँ कहाँ हमें जेरेंड यूज करना चाहिए, देखिए जेरेंड जनरली एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं, यानी सबसे पहले आगे आगे खालिस्तान में हम जो होता है ब्लैंक, वहाँ पे जेरेंड यूज करते हैं। स्विमिंग इज ए गुड एक्टिविटी, टीचिंग इज माई हॉबी, जैसे गार्डनिंग इज ए गुड हॉबी, इस तरह से कोई भी वर्ड होते हैं वो सब्जेक्ट के तौर सबसे पहले स्टार्टिंग में खालिस्तान में आईएनजी आता है जनरली, वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी आता है, अंडरलाइंड होता है, तो आपका जेरेंड ही होता है। यूज एज ऑब्जेक्ट के तौर पे भी देखिए कुछ सर्टेन वर्ब्स हम याद रखेंगे जिनके साथ ऑब्जेक्ट के तौर पे भी जब भी आईएनजी होता है तो जनरली जेरेंड होता है, इस तरह से। आफ्टर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं, बस अवॉइड, कीप, एंजॉय, स्टार्ट, डिसलाइक, पोस्टपोन, लव, स्टॉप, वर्थ, मिस, फॉरगेट। इनके बाद जनरली फॉरगेट के साथ टू प्लस फर्स्ट भी आ सकता है और आईएनजी भी आ सकता है। जनरली इन वर्ड्स के साथ हमें आईएनजी, जैसे ही अवॉइड्स रीडिंग नॉवेल्स, तो रीडिंग एक क्या है, जेरेंड है, ना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। कुछ फ्रेज याद रखिए, विद अ व्यू टू एक फ्रेज है ये। लुक फॉरवर्ड टू, विद ए व्यू टू का मतलब होता है उद्देश्य है, लुक फॉरवर्ड टू मीन होता है उम्मीद रखना, एडिक्टेड टू आदि होना, ऑब्जेक्टेड टू विरोध करना। ये चारों वर्ड देखिए जनरली इनमें टू लगा हुआ है, लेकिन जनरली टू के बाद हम पहली फॉर्म लगाते हैं, लेकिन किसी में टू के साथ भी आईएनजी आ रहा है, क्योंकि कुछ फ्रेज है, फ्रेज की वजह से ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ही लुक्स फॉरवर्ड टू, अब टू के बाद हेल्प नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, हेल्पिंग आ रहा है, ध्यान रखना है। लुक फॉरवर्ड टू हो, विद ए व्यू टू हो, चाहे ऑब्जेक्टेड टू हो, एडिक्टेड टू हो, हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं इनके साथ, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। आफ्टर एनी प्रेपोजिशन, कोई भी प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आता है, ऑफ, ऑन, फॉर, बिटवीन, इन, आफ्टर, जैसे ही गॉट बोर्ड ऑफ वॉचिंग
तो एक जेरेंड है, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आता है, हमेशा ध्यान रखना है वर्ब के तौर पे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे देखिए, माई एक्टिविटी इज ड्राइंग, माई ड्यूटी इज, जो भी यहाँ पे इस तरह का हो तो वो आपका जेरेंड होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अदर्स में देखिए, ए वॉकिंग स्टिक है, ए हाउस कीपिंग, इकट्ठे कंपाउंड जेरेंड है ये। साइट सीइंग है, ए स्विमिंग पूल है, ये सभी क्या है, ये जेरेंड होते हैं। यानी वॉकिंग स्टिक का मतलब है चलने के लिए छड़ी, ये नहीं कहेंगे चलने वाली छड़ी, चलने के लिए। हाउस कीपिंग का मतलब है कीपिंग फॉर हाउस, है ना। ऐसे ही स्विमिंग पूल है, पूल फॉर स्विमिंग नहीं बोलेंगे, है ना, पूल फॉर स्विमिंग बोलेंगे। ऐसा पूल जो स्विमिंग के लिए नहीं बोलेंगे कि जो पूल है स्विमिंग कर रहा है। तो कर रहा है का सेंस आता है, वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ये आपको खास ध्यान रखना है समझने के लिए। इसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए क्या होता है, कंटिन्यूस टेंस में जो होता है, जितने भी टेंस कंटिन्यूस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, वो सभी कंटिन्यूस टेंस वाले जो वर्ड होते हैं ना, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली आईएनजी होती है। एडजेक्टिव के तौर पे भी देखिए, पीपल वर्शिप द राइजिंग सन, जब भी किसी एडजेक्टिव में आईएनजी लगा हुआ एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, जैसे बॉइलिंग पॉट, तो इस तरह से वो एडजेक्टिव किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम होता है, तो किस प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आफ्टर सम वर्ब्स देखिए, सी, हियर, फील, वॉच, जितनी भी इनके साथ आप मैंने बताया था आपको सेंस ऑर्गन से जुड़ी है, देखना, सुनना, महसूस करना, इनके बाद ऑब्जेक्ट होता है जनरली, और ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद आप पहली फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, आप बेर इन्फिनिटिव भी यूज करते हैं, और पहली यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज, दोनों ही अलाउड होते हैं यहाँ पे। अदर्स देखिए कुछ एग्जांपल, रोलिंग स्टोन हो गया, वॉकिंग शेडो हो गया, एक ऐसे, ठीक है, तो ऐसे शेडो तो चल रही है, रोलिंग स्टोन एक ऐसा स्टोन जो चल रहा है, वो रोल कर रहा है, घूम रहा है, तो इस तरह से आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ये होता है। तो इस तरह से मैं समझ में आ गया होगा कि कहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी होगा वो कर रहा है का सेंस देगा, और प्रेजेंट जो जेरेंड होगा वो क्या का सेंस देगा, ये हमें ध्यान रखना है। छोटे से एग्जांपल पे आप समझिए कि स्विमिंग पूल है, तो पूल विच इज स्विमिंग नहीं कहेंगे, पूल फॉर स्विमिंग, तो पूल फॉर का सेंस आ रहा है जहाँ पे वो जेरेंड है, और जो स्विमिंग कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और देखिए पास्ट पार्टिसिपल का भी थोड़ा बता देते हैं आपको। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड है, कहाँ यूज करते हैं, दो तरह से, एक तो एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे, जैसे अंडा है बॉइल्ड, एग लेग है ब्रोकन, एप्पल है रोटन, प्लेस है फॉरगॉटन, रूम है पेंटेड, इस तरह से ये वर्ब थर्ड होती है सारी, ए के बाद जनरली ए अदा के बाद इस तरह से एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रही है, तो बॉइल्ड इस तरह से। सेकंड जो होती है वर्ब के तौर पे भी काम करती है ये वर्ब थर्ड, जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो इज एम आर वाजवर सभी के साथ पहले वर्ब थर्ड लगती है, और वहाँ पे बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है। हैज़ बीन टोट बाय द टीचर, तो बाय एक पैसिव वॉइस का केस है ना, तो हैज एओ के साथ जब भी हम बात करें, हैज एओ बीन के साथ पैसिव होता है, इज एम आर वो जो के साथ पैसिव केस में जब भी वर्ब थर्ड यूज होती है हमेशा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल होता है। ऐसे ही एज ए वर्ब के तौर पे भी हम देखें एक्टिव वॉइस में, आई हैव पेड माई फीस, हैज हैव हैड के साथ वर्ब थर्ड आती है, तो इस तरह के केसेस जो है ये वर्ब है, और ये वर्ब क्या होती है, एक्टिव वॉइस में हैज हैव हैड के बाद वर्ब थर्ड यूज में होती है। पैसिव वॉइस में बाय का यूज होता है, और पैसिव वॉइस में जो वर्ब होती है किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ हो सकती है, इज एम आर वोजवर, तो वो भी प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज होता है। अब हम देखते हैं यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए जो होता है हैविंग के साथ वर्ब थर्ड, स्ट्रक्चर होता है इसका हैविंग के साथ वर्ब थर्ड, जनरली एक्टिव केसेस में हैविंग के साथ वर्ब थर्ड है। हैविंग रिसीव्ड द मैसेज मिलने के बाद सी लेफ्ट द ऑफिस इमीडिएटली, उसने ऑफिस छोड़ दिया तुरंत, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती है। इसी तरह से इन पैसिव इस केसेस में देखिए, हैविंग बीन, हैविंग के साथ क्या जुड़ सकता है, बीन, बाय द स्पीकर, चीटेड बाय द शॉपकीपर, तो पैसिव वॉइस जब भी होगा तो बाय का जनरली यूज करते हैं, तो इसका मतलब हमें ये अंडरस्टूड होता है कि वहाँ पे किसी और के द्वारा काम किया गया है, तो चीटेड किया गया है सब किसी ही रिपोर्टेड टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन को उसने रिपोर्ट किया, तो इस तरह से ये क्या होता है आपका, हम कह सकते हैं कि यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल इन एक्टिव केस एंड पैसिव केस। कुछ एमसीज की यूज देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया है। फाइन ट्रांजिटिव वर्ब, इनमें से ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, तो ट्रांजिटिव वर्ब जनरली कौन सी होती है, जब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ऐसे इसमें आंसर कौन से देखिए, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, हमारे पास आंसर है ऑब्जेक्ट में मी, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, तो आंसर कौन सा रहेगा आपका सी, तो ट्रांजिटिव वर्ब ये रहेगी। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, आई लेफ्ट द ऑफिस, ये ऑब्जेक्ट केस है। यू टॉट मी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश है, वी पेड और पीसी ऑब्जेक्ट, लेकिन देखिए आई लेफ्ट द ऑफिस इमीडिएटली, मैंने छोड़ दिया, आई लेफ्ट द ऑफिस इमीडिएटली, तो जब भी हम बात करते हैं कि मैं छोड़ के गया ऑफिस, तुरंत छोड़ के गया, मैं क्या छोड़ के गया ऑफिस, तो जनरली ये तो इसमें क्या का सेंस आ रहा है हमारा, तो ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इनमें से देखिए यू टॉट मी, तूने मुझे पढ़ाया,
तुमने किसको पढ़ाया, मुझे, ये भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, और हमने भी अपनी फीस पे कर दी। तो ये सारे ही सेंटेंस क्या है, ट्रांजिटिव का है, इंट्रांजिटिव का कोई भी नहीं है। ही लेफ्ट इमीडिएटली अगर बोलते हैं हम, आई लेफ्ट इमीडिएटली, ऑफिस को यहाँ पे नहीं रखते हैं, तो हमारा केस हो सकता है कि आई लेफ्ट इमीडिएटली, मैं तुरंत चला गया। इस तरह के केस में आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मिल गया तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, तो इसमें आपका कोई भी आंसर नहीं है, सभी वर्ब्स क्या है, ट्रांजिटिव है, तो नन ऑफ दीज इज इंट्रांजिटिव वर्ब, हमें ध्यान रखना है। अगर हम ऑफिस को हटा के देते हैं तो ये इंट्रांजिटिव का एग्जाम्पल हो सकता है, मिस्टेकनली हो गया। नेक्स्ट देखिए, दे मेड मी क्राई, तो जब भी मेक मेड के बाद हम देखते हैं मेड है यहाँ पे तुरंत बाद वर्ब अंडरलाइन कर रखा है इसको, तो पूछा है कि कौन सी वर्ब है, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इंट्रांजिटिव या नन ऑफ दीज। तो इंट्रांजिटिव तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। नॉन फाइनाइट इसलिए नहीं कि नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं होती, तो कौन सी वर्ब हमारी, फाइनाइट तुरंत सब्जेक्ट के बाद वाली होती है। वी शैल डिस्कस, जीरेंट्स अंडरलाइन वर्ड है। देखिए जब भी हम बात करते हैं कि ये शैल विल है यहाँ पे, फिर यहाँ पे वर्ब है, तो जनरली जो ये शैल विल हेल्पिंग वर्ब है हमारी जितनी भी होती है, वो उनके बाद मॉडल जो फर्स्ट फॉर्म आता है वो जनरली बेयर इन्फिनेटिव हम कहते हैं। तो वी शैल डिस्कस जेरेंट, तो इसमें कौन सा रहेगा बेयर इन्फिनेटिव, किसका पार्ट होता है आपका, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है, क्योंकि ये शैल विल तो बदला जा सकता है, वी के साथ सेल है, यहाँ पे आई होता तो क्या होता, विल होता, पास्ट होता था, शैल विल का पास्ट वुड होता। तो जो बदली जा रही है वो कौन सी वर्ब होती है हमारी, वो होती है फाइनाइट वर्ब, और जो बदली नहीं जाती है वो कौन सी वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पे ये डिस्कस जो है आपकी कौन सी वर्ब होगी, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट में कौन सा होगा आपका, ये होगा प्रेजेंट, सॉरी बेयर इन्फिनेटिव यानी फर्स्ट फॉर्म। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज एग्जाम्पल ऑफ जेरेंट का एग्जाम्पल चुनिए। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही बिलीव करना है, क्या बिलीव करना है, देखा हुआ। आई एम वॉचिंग टीवी, इज एम आर के साथ लग रहा है आईएनजी, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मेड मी लाफ पहली फॉर्म है तो बेयर इन्फिनेटिव है। आई सा हिम गोइंग आउट, सी हियर वॉच, इनके बाद ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो वो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो हमारा आंसर कौन सा बचा, ए। ये काफ़ी बार एग्जाम्पल में आ गया है। सिंग इज बिलीविंग हमारा किसका एग्जाम्पल है, जेरेंट का एग्जाम्पल है। दिस इज बर्निंग कोल, तो जब भी हम बात करते हैं दिस इज बर्निंग कोल, तो नाउन से पहले आईएनजी लगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा, तो किसका काम करेगा, एक ये एडजेक्टिव का काम करेगा। चूज करेक्ट सेंटेंस, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू मी, सही बताना, इनकरेक्ट गलत बताना है, तो अवॉइड के साथ जेरेंट आता है, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग यू, ऑफ के बाद भी आईएनजी आता है, ये भी ठीक है। ही मेड अस स्माइलिंग, लेकिन मेक मेड के बाद ऑब्जेक्ट लगने के बाद कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, स्माइलिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, स्माइल, ये रॉन्ग है। और ही इज़ टू बिजी टू टॉक विद मी, ये भी ठीक है सेंटेंस, क्योंकि टू प्लस एडजेक्टिव के साथ आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, सी रॉन्ग है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद मी, ही लेफ्ट द प्लेस, तो ही के बाद सेकंड फॉर्म है और तुरंत बाद ब्लैंक है आपका, तो ऐसा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो हैविंग टॉकिंग, हैविंग टॉकिंग नहीं है, हैविंग टॉक्ड, यानी है जो हैविंग के साथ वर्ब थर्ड है, तो आंसर कौन सा रहेगा हमारा, हैविंग टॉक्ड। चूज इनकरेक्ट सेंटेंस, ही वुड रादर डाई देन बेग, वुड रादर के हेड बेटर के बाद पहली फॉर्म आती है, सही सेंटेंस है। आई एम द फर्स्ट टू मीट, फर्स्ट सेकंड लास्ट होता है, उसके बाद हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। आई नो व्हाट टू डू, डब्ल्यू एच के इसके तुरंत बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आते हैं, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसन, प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आता है, न कि पहली फॉर्म, तो ये गलत है सेंटेंस। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक। इसी तरह देखिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड एक फ्रेज है, विद व्यू टू एक फ्रेज है, तो टू के बाद भी पहली फॉर्म के साथ क्या है, आईएनजी आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, ना कि मीट आएगा, ये ध्यान रखना है हमें। एडिक्टेड टू भी ऐसा ही केस है, एडिक्टेड टू में भी पहली फॉर्म के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है, टू, एडिक्टेड टू टेलिंग। सी वॉच द बस, ये वॉच होता है या सी होता है, ईयर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है वो हमेशा या तो पहली फॉर्म आ सकता है, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, तो दोनों ही ठीक है, सॉरी बोथ ए एंड बी, ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। ही केप्ट लाफिंग, वो लाफ करता रहा, तो केप्ट है, कीप है, अवॉइडिंग के बाद हमेशा जेरेंट आता है, तो क्या है ये जेरेंट है। आईएनजी जब भी है जेरेंट या प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, लेकिन कुछ वर्ब्स जिनके बाद जेरेंट ही होता है, हमें ध्यान रखना है। चूज इनकरेक्ट सेंटेंस, ही इज इजी टू, क्या बोलेंगे, ही इज इजी टू हैंडल, बहुत ही आसान हैंडल करना, तो इजी डिफिकल्ट के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है ये। आई नीड नॉट टॉक टू यू, मुझे आपसे बात, नीड नॉट एक मॉडल है, उसके बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है। ही नीड्स, लेकिन अकेला नीड है या नीड्स है तो उसके साथ हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, ना कि फर्स्ट फॉर्म, ये रॉन्ग है। ही विल बी हेल्प बाय यू एक पैसिव वॉइस का केस है, तो ये भी ठीक है। हमारा रॉन्ग आंसर कौन सा हुआ, ही, क्योंकि नीड्स, नीड नॉट एक मॉडल है, ना कि अकेला नीड या नीड्स,
तो नीड्स या नीड के बाद आता है टू प्लस फर्स्ट, लेकिन नीड नोट के बाद या प्रश्नवाचक में नीड होता है तो हमारा आता है टू प्लस अकेली फर्स्ट फॉर्म। ही हैज़ बीन टीचिंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, तो टीचिंग है जब यहाँ पे यूज तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि टेंस बता रहा है, ये कंटिन्यूस टेंस बता रहे थे, कौन सी कंटिन्यूस, तो क्या हो गई ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। चूज इन करेक्ट सेंटेंस, आई स्टॉप्ड मेकिंग ए नॉइस, स्टॉप के बाद जनरली जेरेंड यूज करते हैं स्टॉप स्टार्ट के साथ, ही स्टॉप टू टेक टी, ही मेक्स मी, मेक के बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है, ठीक है। टीच इज माई हॉबी गलत है क्योंकि शुरू में जब भी हम आएंगे तो टीचिंग यूज करते हैं, टीचिंग इज माई हॉबी जो ठीक है। इनकरेक्ट ये है। अब देखेंगे दोनों ही ठीक कैसे हैं, ए और बी। स्टॉप्ड में जब पर्पज होता है तो हमें टू प्लस होता है, ही स्टॉप्ड रुका, रुकने का पर्पज क्या था, टू। जो स्टॉप्ड वर्ब होता है वो जब पर्पज शो करता है, जैसे ही स्टॉप्ड रुका क्या करने के लिए, चाय पीने के लिए, तो क्या करने के लिए, तो वहाँ पे वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है स्टॉप के साथ। और उसने क्या करना बंद किया, स्टॉप्ड मेकिंग ए नॉइज, शोर करना बंद कर दिया, तो ये पर्पज नहीं है, यहाँ पे जेरेंड होगा। तो इस तरह से ध्यान रखने में दोनों ही ठीक होते हैं स्टॉप्ड में। तो आपका आंसर रहेगा डी, टीच की जगह टीचिंग इज माई हॉबी। तो देखिए कुछ हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए, यहाँ पे कुछ रूल्स डिस्कस किए हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझना है आपको और प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।